शादी की रात थी। मेरे दिल में ढेर सारे जज्बात मचल रहे थे अपनी पत्नी को लेकर। लेकिन मेरे दोस्त मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही न थे। मुझे बाहर ही बिठा रखा था। अब मैं इस इंतजार में था कि कोई आए और इन लोगों से मेरी जान छुड़ाए। जब मैंने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा, बहुत जल्दी है तुम्हें कमरे में जाने की। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब संस्कार भी किसी चीज का नाम होता है। मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकता था कि हाँ, मैं बहुत बेताब हूँ कमरे में जाने के लिए और अपनी खूबसूरत और प्यारी सी दुल्हन को देखने के लिए। ऐसे ही बातें करते हुए रात के 2 बज गए थे, लेकिन वो मुझे अभी तक उठने नहीं दे रहे थे। मैंने जेब से सिगरेट निकाला और पीने लगा। बार बार मैं अपने हाथ पर बंधी घड़ी देख रहा था कि कब ये कमबख्त दोस्त यहाँ से जाएं और मैं कमरे में जाऊं। लगभग 2 बजे मेरी माँ कमरे से बाहर आई तो मेरे दोस्तों को बैठे देखा तो उन्हें डांटने लगी। कहने लगी, तुम लोग क्या जमघटा लगाए बैठे हो, चलो उठो, जाओ अपने अपने घरों को। और ऋतिक, तुम अभी तक कमरे में नहीं गए, शर्म करो, रात के 2 बज रहे हैं। तुम्हारी नई नबेली दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हो। और जैसे तुम निकम्मे वैसे ही तुम्हारे दोस्त भी निकम्मे हैं। कम से कम उन्हें तो तुम्हें अंदर भेजना चाहिए था। मैंने दिल ही दिल में माँ को धन्यवाद दिया कि मेरी माँ ने आकर मेरे दोस्तों से मेरी जान छुड़वाई। मैंने फटाफट से सिगरेट जमीन पर फेंका और अपने सूद से उसे मसल कर अपने कमरे में जाने लगा। जाने से पहले अपने बालों को हाथों से ही ठीक किया। जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ा, एक मर्द होते हुए भी मेरे दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थीं। मैंने गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और कमरे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने मेरी पत्नी दुल्हन के जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। कमरे में फैली गुलाबों की खुशबुओं ने जैसे मेरे अंदर तक ताजगी भर दी थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का सजना एक नेचुरल सी बात थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। मेरा पूरा कमरा ताज़ा फूलों से सजाया गया था और दरवाजे की आहट पर मेरी पत्नी सिमट कर बैठ गई थी। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ थामना चाहा, उसने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। मुझे लगा शायद ये इसकी नेचुरल शर्म और झिझक है। लड़कियां तो वैसे ही झिझक जाती हैं। मैंने जेब से उसकी मुंह दिखाई के लिए अंगूठी निकाली। मैंने कहा, सिया, अपना हसीन हाथ मुझे दीजिए, मैं आपको अपने हाथों से अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था कि वो लड़की जो मेरी पत्नी के रूप में सजी सवरी बैठी थी, एकदम से सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं तो बौखला कर रह गया था। मैंने कहा, सिया, क्या बात है, क्यों रो रही हो आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। पहली पहली शादी थी और फिर दुल्हन का शर्माना झिझकना ये तो मैंने सुना था, लेकिन रोना नहीं सुना था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने सोचा कि चलो इसका हाथ पकड़ के इसे तसल्ली दे देता हूँ, लेकिन वो तो यूं बिदक कर पीछे हटी थी जैसे कि मैं उसके हाथ पर कोई करंट मार दिया हो और मैं उसके लिए कोई गैर मर्द हूँ। मैंने कहा, सिया, क्या बात है? देखो, हर लड़की की शादी होती है और आजकल के दौर में कोई भी लड़की यूं इस तरह नहीं रोती। ये सब पुराने समय की बात है। मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए। मैंने धीरे से उसको समझाना चाहा, लेकिन वो तो बस लगातार रोए जा रही थी। काफ़ी देर तक मैं उसको यूं ही रोते देखता रहा और फिर जब वो चुप ना हुई तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे अब उस पर गुस्सा भी आने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिया को शायद थोड़ा समय चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे थोड़ा समय और दे देता हूँ। मैंने कहा कि आप परेशान ना हों, आप चाहें तो आराम कर सकती हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये कहकर मैं वॉशरूम में चला गया, अपने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और आकर बेड से तकिया उठाकर सोफे पर रखकर लेट गया। मेरी सारी कार्रवाई देखकर वो चुप हो गई थी। मैंने शुक्र किया कि शायद उसे इसी बात की परेशानी थी कि मैं आज की रात उसके पास न जाऊं, उसे थोड़ा सा समय और दूं। वो भी थोड़ी देर के बाद उठकर वॉशरूम चली गई। सादा से कपड़े पहनकर बाहर आई थी, लेकिन इस सादा से ड्रेस में भी वो गजब ढा रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और दिल पर पत्थर रखकर उसको समझा लिया कि कोई बात नहीं, आखिर वो मेरी पत्नी है, आज नहीं तो कल आना तो उसने मेरे ही पास है। वो भी बेड पर आराम से लेट गई थी। उसने लैंप ऑफ कर दिया। शादी के हल्ले गुल्ले से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए कुछ ही देर में मैं भी सो चुका था। सुबह मेरी आंख किसी की उल्टियों की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, देखा तो बेड खाली था और वॉशरूम का आधा दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद सिया वॉशरूम में थी और उल्टियाँ कर रही थी। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था। एक तो मुझे इन चीज़ों से बड़ी उलझन होती थी। मैं इस तरह की सिचुएशन से बहुत जल्दी इरिटेट होता था। शायद रात के खाने से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्या मुसीबत है भाई।
मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं चाहकर भी इस मामले में सिया की कोई भी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बाहर बैठा उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में वो हाँफते हुए वॉशरूम से बाहर आई थी। तौलिए से चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछने लगी। मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मैं उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आ गया। वो फौरन से घबराकर पीछे हटी थी। मैंने कहा, क्या बात है सिया, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मुझे लगता है रात को तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, या शायद बारात का खाना ही तुम्हें रास नहीं आया। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब बताओ, कैसा फील कर रही हो? मैंने उसे बड़े आराम और प्यार से बेड पर बैठाया। साइड टेबल पर दराज खोलकर मेडिसिन बॉक्स निकाला और उसमें से उल्टी की एक मेडिसिन उसे दे दी। मैंने कहा, नाश्ता बिल्कुल लाइट सा करना। वो हाँ में सिर हिलाने लगी। सुबह के 8 बज चुके थे। कुछ देर बाद ही मेरी माँ भी दरवाज़ा खटखटाने वाली थी, इसीलिए मैंने सिया से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद तुम भी एक अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ जाना। हमारे घर में सब 9 बजे ही नाश्ता करते हैं। ये कहकर मैं पहले तो वॉशरूम गया, नहा धोकर कपड़े बदले और जैसे ही कमरे से जाने लगा कि तभी सिया कहने लगी, सुनिए। उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर तो मेरे कदम वहीं जम गए थे। मैंने मुस्कुराते हुए पलट कर देखा और शोख शब्दों में कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे इस तरह बात करने पर वो कुछ सटपटा सी गई थी। फौरन से नजरें झुकाकर कांपते होंठों से कहने लगी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी बातें सुनने के लिए तो मेरा दिल कब से बेकरार था। फौरन से चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, जरूर कहिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। ये कहते हुए मैंने लगे हाथों उसका हाथ भी अपने हाथों में थाम लिया था, जो बर्फ की तरह सर्द हो रहा था। वो बार बार अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने मजबूती से उसका हाथ थामा हुआ था। मैंने कहा, सिया, क्या कहना चाहती हो, कहो। वो कहने लगी कि मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अभी अपने आप को इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे इस रिश्ते की शुरुआत के लिए कुछ समय चाहिए। मैं उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने मांगा भी तो क्या मांगा था? मेरा इम्तिहान, मेरा सब्र। और मैं तो यूं था कि इनकार भी ना कर सका। मैंने कहा, ठीक है, कर लेता हूँ तुम्हारा इंतजार, लेकिन देखो, ज़्यादा लंबा मत कर देना। मैं तो समझा था कि मेरी इस बात पर वो शर्माएगी, मुस्कुराएगी, लेकिन वो तो बस सिर्फ घबरा रही थी। मैं समझ गया था वो उन लड़कियों में से है जो कि बहुत जल्द शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पाती हैं और उसे जल्दी ही स्वीकार नहीं कर पाती हैं। धीरे धीरे से ही सब समझती हैं। खैर, मर्द को ही इस मामले में सब्र से काम लेना चाहिए। इंसान होने के नाते इंसानियत भी दिखानी चाहिए। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे थोड़ा समय ज़रूर दूंगा। आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो रिश्ते की शुरुआत भी अच्छी होगी और हमारी आने वाली ज़िंदगी भी खुशहाल गुजरेगी। मैंने सिया का हाथ छोड़ दिया और उसे तसल्ली देता हुआ बाहर आ गया तो मेरी माँ सिया के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसके लिए ज़रा हल्का फुल्का नाश्ता रखिएगा, क्योंकि मेरी माँ ने पूरियाँ, हलवा, चाय और पता नहीं क्या क्या टेबल पर सजा रखा था कि बहू का पहला नाश्ता है, इसलिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। कुछ देर में सिया भी कमरे से बाहर आ गई थी। मेरी माँ ने उसे अपने साथ लगाया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया। लाइट पिंक कलर की साड़ी और ब्लैक सितारों वाले ब्लाउज में वो किस कदर हसीन लग रही थी। मेरी नज़र तो उससे हटने को तैयार ही न थी, लेकिन नाश्ता करते करते भी उसकी तबीयत फिर से मतलाने लगी और वो फौरन से उठकर कमरे की तरफ भागी थी। मेरी माँ कहने लगी, आखिर इसे क्या हुआ है? मैंने कहा, लगता है फूड पॉइजन हो गया है, सुबह से उल्टियाँ की जा रही है। मेरी माँ कहने लगी कि तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ ऋतिक। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कहा, ठीक है, नाश्ता करके ले जाता हूँ। लेकिन जब मैंने सिया से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो वो ना में सिर हिलाने लगी और मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। कहने लगी, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा, कैसे ठीक हो जाओगी? अपनी हालत को देखो, कोई चीज़ तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो खामखा के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन वो किसी भी तरह से जाने को तैयार नहीं हो रही थी। कहने लगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। उस समय वो डर और बदहवासी के मारे अपनी उंगलियां चटका रही थी। चेहरे से लग रहा था कि अभी रो देगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मत जाओ डॉक्टर के पास, लेकिन इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैंने अपने घर की एक नौकरानी से कहा, उसे आवाज़ लगाई और कहा कि नींबू पानी लाओ। वो कुछ देर में ही नींबू पानी लेकर आई थी। मुझे ये चिंता थी कि कहीं पानी की कमी की वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा नींबू पानी पीने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी संभल गई थी और हैरत की बात यह थी कि नींबू पानी उसे हजम हो गया था।
मैंने शुक्र किया, लेकिन जब सिया को रोज रोज उल्टियां आने लगीं तो मैं परेशान सा हो गया था। इसलिए एक दिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे करीबी छोटे से अस्पताल ले गया। वहां मैंने सिया को एक लेडी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर उससे कोई भी सवाल करती तो वो घबराई घबराई सी नजर आती। ठीक से डॉक्टर के किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए और कुछ दवाएं भी दी। कहने लगी कि इससे फायदा ना हो तो मेरे पास दोबारा आना। रिपोर्ट से एक दिन बाद आनी थी, इसलिए मैंने सिया को मेडिसिन ला कर दी और घर पर छोड़ दिया। मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। जब भी रात को घर आता तो मेरी नज़रें सिया पर ही जाकर टिक जाती थीं, लेकिन वो मुझसे कतराई कतराई सी रहती थी। रात को मैं 2-3 बार उसे इस बात का एहसास भी दिला चुका था कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो टाल मटोल कर जाती और मैं अपने दिल के जज्बातों को थपक थपक कर सुला देता था। मजबूरी थी, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खूबसूरती और नाजुक सा शरीर देखकर मेरा दिल मचल उठता था। मैं बस इंतजार में था कि कब सिया के दिल में भी मेरे लिए प्यार मोहब्बत वाले जज्बात उमड़ेंगे और वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। उस मेडिसिन से सिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। वो कहने लगी कि मैं अब ठीक हूँ, मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब वो ठीक थी तो मैं क्यों उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता। लेकिन एक बार मैं उस अस्पताल के सामने से ही गुजर रहा था जब मुझे ख्याल आया कि मुझे सिया की रिपोर्ट्स भी लेनी चाहिए। वैसे तो वो ठीक थी, लेकिन जब मैंने उसके कुछ टेस्ट करवाए थे तो वो रिपोर्ट मैं ले ही लेता हूँ। इसलिए मैं हॉस्पिटल चला गया। मैंने उसकी रिपोर्ट्स ली और वहाँ मौजूद डॉक्टर को दिखाई। मैं जानना चाहता था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है जो वो रेगुलर उल्टियाँ कर रही है। और जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई, मेरे कानों में से सीटियाँ सी बजने लगी थीं। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर आप ये क्या कह रही हैं? वो कहने लगी कि जो लड़की आपके साथ आई थी क्या वो आपकी पत्नी नहीं है? मैंने कहा, जी मेरी पत्नी है। वो कहने लगी, तो फिर आप इतनी हैरत क्यों दिखा रहे हैं? शादी हुई है आपकी तो जाहिर सी बात है, औरत का प्रेग्नेंट होना कोई अनोखी बात तो नहीं। मेरा दिमाग बुरी तरह से चक्कर खाकर रह गया था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 8 दिन भी नहीं गुजरे थे और मैंने अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं था। फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? मैंने कहा कि कहीं रिपोर्ट बदल तो नहीं गई। हो सकता है कि एक जैसे नाम की और भी रिपोर्ट हो और रिपोर्ट आपस में बदल गई हो। मुझे तो अब भी विश्वास ही नहीं आ रहा था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता था? डॉक्टर कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी पत्नी की ही रिपोर्ट है। उसकी प्रेगनेंसी का ये दूसरा महीना लग चुका है। मुझे तो सुनकर ही अगला सांस ही नहीं आ रहा था। ये कौन सी हकीकत थी जो मुझे मालूम हो रही थी? और फिर मुझे याद आने लगा कि वो शादी वाली रात बहुत रो रही थी। इसका मतलब उसका किसी और मर्द के साथ चक्कर था, जो इस हद तक पहुंच गया था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने अपने चकराते सर को अपने हाथों में पकड़ लिया। अस्पताल में रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने वो रिपोर्ट्स पकड़ी और जेब में डाली। मैं घर आया तो बिल्कुल चुपचाप सा था। मेरी माँ कहने लगी, क्या हुआ, इतने चुप चुप से क्यों हो? तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, मम्मा मेरे सर में दर्द है। मैं ये बहाना करके जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सिया वॉशरूम में थी और उल्टियाँ कर रही थी। इसका मतलब उसे फ़ायदा नहीं हुआ था। उसने मुझसे झूठ बोला था। अब तो मुझे डॉक्टर की बात पर पक्का विश्वास हो गया था, क्योंकि ऐसी हालत में ही औरतों की उल्टियाँ नहीं रुकतीं। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आई, मुझे देखकर घबरा सी गई थी। तौलिए से अपना चेहरा पोंछने लगी। इससे पहले कि मैं उसे कोई और सवाल करता, वो कहने लगी कि अभी उल्टी आई है, वैसे तो मैं ठीक थी। वो नज़रें लगातार मुझसे चुरा रही थी। मुझे समझ आ गया था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने जानबूझकर कहा कि लेडी डॉक्टर का फ़ोन आया था, मुझसे कह रही थी कि अपनी रिपोर्ट्स आकर ले जाएं और अपनी पत्नी को भी साथ जरूर लाना, मुझे उससे बात करनी है। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम से पीली सी पड़ गई थी। मैं समझ गया था कि उसे अपनी प्रेगनेंसी वाली बात पता है। अगर वो बाकी किसी और के साथ इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि उससे हर तरह का रिश्ता बना चुकी थी, यहाँ तक कि उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, तो फिर मुझे धोखा क्यों दिया, मुझसे शादी ही क्यों की? मेरे अंदर ये हौसला हरगिज नहीं था कि एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारूं और उसके नाजायज़ बच्चे को नाम दूं। मैं क्या, कोई भी गैरतमंद इंसान ऐसा नहीं कर सकता था? मुमकिन ही नहीं है। और मैं भी ये हौसला बिल्कुल नहीं रखता था। लेकिन जो धोखा मेरे साथ किया गया था, मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने सिया से कहा, तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी है, ऐसा करो कुछ दिन अपने मायके में रह लो। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल गया था। कहने लगी, ठीक है, आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आएं। मैं कल तैयार रहूँगी, जब आप ऑफिस से आएंगे तो।
मैंने कहा कल नहीं, अभी इसी समय तुम बस अपने कपड़े बैग में डालो, अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊँगा। मैं सोच चुका था कि उसके मायके जाकर सबके सामने ये बात खोलूँगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वहाँ जाकर जो राज मुझे पता चलेगा वो मेरे होश उड़ा के रख देगा। सिया जल्दी जल्दी तैयार हो गई। मायके की बात सुनकर जैसे उसके अंदर बिजली सी भर गई थी। मैं उसे उसके मायके ले गया। सब लोगों ने मेरी बड़ी आवभगत की थी। मेरे साले, उनकी पत्नियां, मेरे सास ससुर सभी खाने पर मौजूद थे। और फिर खाने के बीच ही मैंने अपनी सास से कहा, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी सास कहने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या शादी के फौरन बाद तुम्हारी प्रमोशन हो गई है? मैंने हंसकर कहा कि नहीं, प्रमोशन नहीं हुई, इससे भी बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। मैंने सामने रखी सलाद की प्लेट से खीरा उठाया और मुंह में डालकर बड़े मज़े से कहा। मेरी सास कहने लगी, अच्छा चलो सुना दो, क्या खुशखबरी है? मैंने कहा, आप नानी बनने वाली हैं। ये बात सुननी थी कि सब के सब टेबल पर ऐसे जम गए थे जैसे सबको सांप सूंघ गया था। अचानक ही सिया ने मेरी तरफ बड़े उड़े हुए रंग से देखा था। मैंने कहा, क्या हुआ, आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है, बल्कि अब से नहीं, उसकी प्रेगनेंसी का ये दूसरा महीना चल रहा है। ये कहकर मैंने जेब से उसकी मेडिकल रिपोर्ट निकाली और सामने टेबल पर बड़ी जोर से पटक कर रखी थी और खुद खड़ा हो गया। मैंने कहा, आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा धोखा क्यों किया? लेकिन ये बात सुनकर मेरे साले, उनकी पत्नियां, मेरे ससुर सभी खड़े हो गए थे। कहने लगे, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। सिया के भाई भी गुस्से में आ गए और भाभियां भी मुझे गुस्से से देखने लगीं। मैंने कहा, ये सवाल आप अपनी बहन से करें, जिसने शायद आप लोगों की नाक के नीचे ये सब गुल खिलाए हैं। देखिए, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक चरित्रहीन औरत को हरगिज नहीं। मैं किसी के नाजायज बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता, इसीलिए मैं इस लड़की को अभी के अभी तलाक देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे धोखे में रखकर अपनी बद किरदार लड़की को मेरे हवाले कर दिया। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा? मेरी बात सुनकर सभी एक कहर भरी नज़रों से सिया की तरफ देखने लगे और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने कहा, सिया, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं तुम जैसी आवारा और बदचलन लड़की को अपने घर की इज्जत बनाकर नहीं रख सकता। ये कहकर मैं वहाँ से निकलने लगा कि तभी मेरी सास मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, भगवान के लिए ये जुल्म मत करो, मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी, जीते जी मर जाएगी, वो बहुत मासूम है। तुम्हें सच्चाई नहीं पता है, पहले सारा सच जान लो, फिर अपना फैसला सुनाना। मुझे तुम्हारे फैसले से फिर कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर बिठा दिया। फिर कहने लगी, ये उस समय की बात है जब तुम्हारा रिश्ता सिया से तय हो चुका था। शादी को बस 1.5 महीना रह गया था कि जब हमारे ख़ानदान में शादी आ गई। मेरी तबीयत उन दिनों कुछ ठीक ना थी और वो शादी भी यहाँ से दूर गांव में थी, इसलिए मेरे बेटे, बहू और मेरे पति सब शादी पर चले गए थे। घर पर सिर्फ मैं रह गई थी और सिया मेरे पास थी। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने सिया को शादी में जाने से मना कर दिया था। वो मेरी बात मान गई थी और मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुक गई थी। लेकिन उसी रात हमारे घर में चोर घुस आए। उन्होंने थोड़ा बहुत कैश और जेवर चोरी किया और साथ में जाते जाते मेरी बेटी को भी बर्बाद करके चले गए। मैं उनके सामने हाथ जोड़ती रही, विनती करती रही कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, भगवान के लिए इसके साथ ये जुल्म ना करो। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, वो एक हादसा था जो उसके साथ हुआ। मेरी सास ये कहते कहते रोने लगी। सिया भी रो रही थी। मेरी सास फिर आगे बोली कि उस रात के बाद सिया डिप्रेशन में चली गई थी, वो कुछ भी नहीं बोलती थी। और फिर एक दिन सिया इतना रोई कि उसका गला ही बंद हो गया था। उसने रोते रोते मुझसे कहा कि माँ, इस शादी से इनकार कर दें, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि ऋतिक के साथ शादी कर सकूँ और मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन मैंने ही सिया की ज़बान बंद कर दी। मैंने कहा, तुम चुप रहो, कुछ नहीं होता, भगवान तुम्हारा पर्दा करने वाला है। जो तुम्हारे साथ हुआ तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, वो एक हादसा था। तुम अभी वैसे ही मासूम और पवित्र हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी हो जाएगा। शादी से कुछ दिन पहले ही सिया की तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन मुझे यही लगा कि शायद शादी की वजह से परेशान और डरी हुई है। फिर मेरी सास कहने लगी कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मेरी बेटी कसूरवार है तो ठीक है, तुम उसे तलाक दे देना। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बच्ची बिल्कुल बेकसूर है तो भगवान के लिए इसे तलाक मत दो। लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या फ़ैसला करूं, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप वापस आ गया।
मुझे जब मेरी माँ ने अकेले आते देखा तो सिया के बारे में पूछने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 3-4 दिन मैं यही सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कैसे एक ऐसी औरत को अपना सकता हूं। बेशक उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर तो मेरा भी कोई नहीं है। फिर मैं कैसे एक लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारूं जिसने अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। उस दिन डॉक्टर मुझे बता चुकी थी कि आपकी पत्नी बहुत कमज़ोर है, इसलिए अबॉर्शन का मत सोचना। क्योंकि जितने अविश्वास से मैं उससे सवाल कर रहा था, डॉक्टर समझी थी कि शायद मैं अभी बच्चा नहीं चाहता, इसलिए उसने मुझसे ये बात बोली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे उस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं इतना बड़ा हौसला नहीं रखता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए, उन्हें सारी बातें बता देनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी तक खुद से कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने सिया के बारे में सोचता तो वो मुझे बेकसूर ही लगती थी, क्योंकि इस सब में उसका कोई कसूर न था। जो कुछ हुआ था उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया था, वो बिल्कुल मासूम थी, लेकिन किस्मत के हाथों बहुत बड़ी चोट खा चुकी थी। लेकिन जैसे ही मुझे उसके शरीर में पलने वाले बच्चे का ख्याल आता तो मेरा खून मेरी रगों में आग की तरह दौड़ने लगता। फिर मैं ये भी सोचता कि मैं कैसे उसके करीब जाऊंगा, उसे कैसे छूऊंगा। मैं जितना उसके बारे में सोचता और भी ज़्यादा उलझता जा रहा था। इसीलिए मैंने अपनी इसीलिए मैंने अपनी हर बात अपनी माँ से कह दी। बड़ी खामोशी से उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी थी। फिर कहने लगी, जो हालात तुम पर आए हैं उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, लेकिन इस सब में उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मैं हरगिज तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि तुम उसे इस हालत में छोड़ दो। मैं खामोशी से अपने माँ के चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे तो लगता था मेरी माँ मुझसे कहेंगी कि फ़ौरन से पहले उस लड़की को तलाक दे दो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अलग ही जवाब दिया था। वो कहने लगी कि उस मजलूम पर पर्दा डाल दो। मैंने कहा, माँ लेकिन वो बच्चा। मेरी माँ कहने लगी, वो भी अपनी माँ की तरह बिल्कुल बेकसूर है बेटा। उसे तो नहीं मालूम कि वो जायज़ है या नाजायज़। इसीलिए अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो तुम वो बच्चा मुझे दे देना, मैं पाल लूँगी उसे। हो सकता है भगवान मुझे इस पुण्य के बदले कोई अच्छा सिला दे दे। मैं उसे पाल पोस कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना दिल बड़ा किया था और सिया को अपने घर ले आया। सिया बिल्कुल चुप और खामोश थी। जब भी मैं सिया की तरफ देखता मुझे उस पर कभी कभी बहुत दया आ जाती थी। जो कुछ उस मासूम के साथ हुआ, इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर था? उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही थी? कितनी खुश होगी वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर, लेकिन उन जालिमों ने उसकी खुशियों को खाक में मिला दिया था। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे और मैं इंसानियत के नाते उसकी पूरी केयर कर रहा था, जैसा कि प्रेगनेंसी में एक औरत को केयर मिलनी चाहिए। लेकिन सिया के करीब नहीं जाता था। वो बेड पर सोती और मैं सोफे पर। और फिर शादी के 8 महीने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया था। जब मुझे नर्स ने आकर बताया कि तुम्हारी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, तो मेरे चेहरे पर कोई भी जज्बात नहीं आए थे। और जब नर्स ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है, तो मैं बेजान शरीर के साथ अंदर कमरे में चला गया। सिया के पहलू में एक छोटा सा बच्चा टॉवल में लिपटा लेटा हुआ था, शायद सो रहा था। कितनी मासूमियत थी उस बच्चे के चेहरे पर, बिल्कुल सिया का रंग रूप और नाक नक्श चुराया था। मैं चुपचाप जाकर सिया के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, चेहरे पर दुख छाया हुआ था। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और एक नज़र अपने पास लेटे बच्चे की तरफ देखा। कहने लगी, ऋतिक, आज तुमसे बस एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या तुम इस बच्चे को अपनाना चाहते हो या नहीं? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं थोपना चाहती, ना ही अपने आप को और ना ही इस बच्चे को। अगर आज तुम दिल से इस बच्चे को अपनाना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अपने बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैंने कांपते हाथों से उसके बराबर से लेटे उस बच्चे को हाथों में उठा लिया था। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, क्योंकि वो बच्चा मेरा नहीं था। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, उसके माथे पर प्यार किया। मैंने कहा, मैं इस बच्चे को दिल से अपनाता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, ना उसमें तुम कसूरवार हो ना ही ये बच्चा। ये कहकर मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, सिया, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें और इस बच्चे को अपनाने में इतनी देर कर दी। मैं उस बच्चे को सीने से लगाए आंसू बहा रहा था और बेड पर बैठ गया। मैंने सिया का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, सिया, आज से ये मेरा बच्चा है, इसे मैं अपना नाम दूंगा। मेरी ये बात सुनते ही सिया तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, आप क्यों रोती हो? अब तो दुख के बादल छट चुके हैं। और अगली बात जो सिया ने मुझे बताई, मेरा दिल धक से रह गया था। मेरे हाथ पैर कांप उठे थे। सिया कहने लगी, ऋतिक, ये बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। शायद इसकी इतनी ही जिंदगी थी। जन्म देने के कुछ ही मिनट बाद तक इसकी सांसें चली थीं और ये इस दुनिया से चला गया था।
मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम इस बच्चे को अपनाते हो या नहीं, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि बच्चा मर चुका है तो शायद मैं तुम्हारी मोहब्बत को देख नहीं पाती, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि बच्चा मर चुका है। ऋतिक, मैंने इस बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर पाला था। एक माँ जो जो तकलीफ और दर्द सहती है वो सब मैंने इस बच्चे के लिए सहा था। भले ही ये बच्चा किसी के पाप की निशानी था, लेकिन ये मेरा बच्चा था। मेरे शरीर में पलकर इसने जन्म लिया था। उसकी मौत पर मैं भी अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि इस मासूम से बच्चे को तुम अपनाते हो या नहीं। और आज मेरे दिल को बहुत सुकून है ऋतिक कि मेरा बच्चा बेनाम इस दुनिया से नहीं जाएगा। ये कहकर सिया फिर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने एक नज़र फिर उस मासूम से बच्चे पर डाली। कितना प्यारा और मासूम था। मैं उसे दिल से अपना चुका था, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। मैंने उसके माथे पर आखिरी बार प्यार किया और सिया को अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, सिया चुप हो जाओ, अब हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। भगवान की देन थी, उसने तुमसे ले ली। अब हम सब इंसान इसमें मजबूर हैं। मैं सिया और बच्चे को घर ले आया। मेरी माँ भी उस बच्चे के जाने से बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरी माँ ने भी उस बच्चे को अपना लिया था। पूरे विधि विधान के साथ एक बाप होने के नाते मैंने उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया था। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी रूटीन पर आ गई थी। हमारी शादी को 1 साल होने वाला था और हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली थी। और फिर शादी के ठीक 1 साल बाद सिया और मैंने शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की थी। सिया की तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ़ हो चुका था और उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत और भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि सिया ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। जो कुछ भी हुआ था उसने सच सामने रखा था। अगर वो चाहती तो शादी की पहली रात ही मुझसे संबंध बनाकर उस बच्चे को मेरा नाम दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।